हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान लुसेंट लेक्चर नंबर 11 को देखेंगे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासनकाल को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा था। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था बिंदुसार का शासनकाल। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर के आप कंप्लीट वीडियो लुसेंट की देख सकते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट है, जिसमें हम अशोक के शासनकाल को पढ़ने वाले हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था अशोक वो गद्दी पर बैठा। तो इसीलिए अशोक के पिता का नाम आप याद रखिएगा बिंदुसार, और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम और पिता का नाम बिंदुसार। पत्नी का नाम याद रखिए देवी, और जो अशोक का पुत्र है उसका नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो ये था अशोक के बारे में, जो अशोक के बारे में आपको क्वेश्चंस मालूम कर सकते हैं। तो याद रखिए, पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नी का नाम देवी, और अशोक का जो एक पुत्र है वो है महेंद्र, और अशोक की जो पुत्री है उसका नाम है संघमित्रा। अशोक की प्रिय पत्नी का नाम बताइए। तो अशोक की प्रिय पत्नी का नाम आप याद रखिएगा कारूबाकी। कारूबाकी अशोक की प्रिय पत्नी का नाम था। सिंघली के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी? तो जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो याद रखिएगा, अशोक के पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी और पत्नी देवी, और उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक की प्रिय पत्नी का नाम कारूबाकी है, याद रखिएगा। और सिंघली के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, इसको आप याद रखिएगा। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? ये क्वेश्चन कभी कभी आपका एग्ज़ाम में बन जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? तो अवंती राज्य का राज्यपाल था अशोक, जब ये राजगद्दी पर नहीं बैठा था। तो किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, यानी कि अशोक का जिक्र किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का वर्णन मिलता है, अशोक का नाम उसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अशोक को अशोक वर्धन कहाँ कहा गया है? तो अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक नाम हमें किन अभिलेखों में देखने को मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। तो आशा करते हैं कि आपको साथ साथ याद होता जा रहा है, जिससे कि आपको दोबारा से इतना ज़्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अशोक को अशोक वर्धन पुराणों में कहा जाता है। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो वो समय था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व जो है अशोक ने आक्रमण किया था, कहाँ पर? कलिंग पर। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर इसने आक्रमण कर दिया था। और जो कलिंग का राजा था उसका नाम क्या था? कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ, जैसे कि अशोक ने अपने जो हथियार थे वो त्याग दिए, अपने शस्त्र त्याग दिए, तो उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस अशोक के पूरे शासनकाल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और ये वो समय था जब अशोक के राज्याभिषेक का 8वां साल था, मतलब 8वें साल में ही कलिंग पर इसने युद्ध कर दिया। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। तो आप देखिएगा 269 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व में 8 साल का अंतर है। तो गद्दी पर बैठने के 8वें साल ही इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? मतलब अशोक के राज दरबार में जो राजदूत आया था वो कौन था, उसका नाम आपको बताना है। तो डियानीसियस जो थे वो राजदूत थे जो अशोक के दरबार में आए। और डियानीसियस जो है वो किसके राजदूत थे? जो मिस्र के राजा
फिलाडेल्फस जो टॉलमी द्वितीय बोलते हैं जिसको, तो टॉलमी द्वितीय मिस्र के राजा थे। उनका राजदूत डियोनिसियस राजदूत बनकर अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कहाँ आया था, मतलब अशोक के दरबार में जो डियोनिसियस मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का राजदूत आया, वह कहाँ आया, किस स्थान पर, तो पाटलिपुत्र में वह आया था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मिस्र का राजा उस समय कौन था जब उसने अपना राजदूत अशोक के दरबार में भेजा, तो वो था टॉलमी द्वितीय। और कौन राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया, वो था डियोनिसियस था। और ये कहाँ पर आया था, पाटलिपुत्र में। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले कौन थे, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जिसने दी थी उनका नाम था उपगुप्त। और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। क्या नाम था, उपगुप्त, जिन्होंने अशोक को बौद्ध दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उनका नाम था उपगुप्त। तो ऐसे अशोक के ये गुरु बने, यानी कि अशोक के गुरु कौन थे, उपगुप्त थे, याद रखिएगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितनी गुफा बनवाई, तो अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफा बनवाई थी। कौन कौन सी, एक गुफा का नाम था कर्ज, दूसरी का नाम था चौपार, तीसरी गुफा का नाम था सुदामा और चौथी गुफा का नाम था विश्व झोपड़ी। तो ये 4 गुफाएं बनवाई थी अशोक ने, किन के लिए, आजीविकों को रहने के लिए। तो ये संख्या याद रखेगा और नाम एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। नाम तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते बल्कि ये संख्याएं पूछी जाती हैं कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितनी गुफाएं बनवाई, तो आप याद रखिएगा 4 गुफाएं बनवाई थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था, तो शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन किसने किया, अशोक ने। यानी अशोक के समय से ही शिलालेख लिखे जाने लगे। और शिलालेख का मतलब क्या होता है, पत्थरों पर लिखना। पत्थरों पर लिखना ही शिलालेख कहलाता है। मतलब शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखना। तो पत्थरों पर जो लिखना स्टार्ट किया गया वो अशोक के ज़माने से ही किया गया था। अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी, तो जो हम श्रीनगर बोलते हैं उसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, वो कल्हण द्वारा जो एक पुस्तक लिखी हुई है राजतरंगिणी, उसमें यह उल्लेख मिलता है। तो अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की, और जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, राजतरंगिणी पुस्तक में। और राजतरंगिणी पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो नाम याद रखिए, कल्हण की लिखी हुई राजतरंगिणी पुस्तक है। और इस पुस्तक में श्रीनगर का जिक्र मिलता है जो कि अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तब कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। कौन सी, तोसली। तो कलिंग की राजधानी तोसली थी जिस समय पर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और वर्तमान में तोसली को हम क्या बोलते हैं, उड़ीसा। कहाँ पर, उड़ीसा जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है, असल में जो कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, तो कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। आज के समय में हम उसको उड़ीसा बोलते हैं। अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ, यानी हम ये मानते हैं कि अशोक के शासनकाल से ही शिलालेखों की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ, तो पहली है ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। दूसरी है खरोष्ठी लिपि और तीसरी है ग्रीक लिपि और चौथी है अरमाइक लिपि। ये 4 लिपि हैं जो शिलालेखों में प्रयोग की गई थी। अब आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध किनके बीच हुआ था, तो एक तो आपको पता है कि एक तो कलिंग के राजा, ठीक है, और एक अशोक, ठीक है, लेकिन तीसरा भी था जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, खारवेल और नंदराज। खारवेल और नंदराज एक तरफ से आए
और दूसरी तरफ से अशोक। तो इन तीनों के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक के हृदय को जो है पिघला दिया, अशोक के हृदय को बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया और इसी की वजह से अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए। देखिएगा, इस युद्ध में 1 से 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, यानी बहुत ज़्यादा नरसंहार इस युद्ध में हुआ था। खारवेल और नंदराज और तीसरे थे अशोक, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। 1 से 1.5 लाख सैनिक जब मारे गए, जिसको देखकर अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, यानी उनका जो दिल था, उनका जो मन था, वो विचलित हो उठा कि इतना ज़्यादा नरसंहार किस लिए। तो ये उनका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध से ही हुआ था, जब उन्होंने इतना ज़्यादा नरसंहार देखा। तो उस समय पर उन्होंने ये प्रण लिया कि अब वे जो शस्त्र हैं वो नहीं उठाएंगे और धर्म का प्रचार किया। और किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया विदेशों में जाकर के। तो कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, याद रखिएगा, श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका। अशोक पहला सम्राट था जिसने शस्त्र त्यागे थे। तो ऐसा कोई भी सम्राट नहीं था जिसका कितना भी बड़ा युद्ध देखकर, कितना भी बड़ा नरसंहार देख कर के हृदय परिवर्तन हुआ था। बट अशोक ऐसा एक बोल सकते हैं कि सम्राट था जिसका इतना ज़्यादा नरसंहार देख करके कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। तो पहला ऐसा सम्राट जिसने अपने शस्त्र को त्यागा वो था अशोक। अशोक को ही शिलालेखों का जनक कहा जाता है। हमने अभी बताया कि शिलालेखों का जो प्रचलन था वो कब से चला? वो अशोक के शासनकाल से चला। तो इसलिए अशोक को ही शिलालेखों का जनक माना जाता है। पत्थरों के शिलालेखों पर लेख लिखवाने वाला कौन है? तो शिलालेख मतलब पत्थर के लेख। तो पत्थर के शिलालेख पर जो लेख लिखवाने वाला सबसे पहला सम्राट वो अशोक है। इनको आप याद रखेंगे। अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो हमने अभी बताया अशोक वर्धन, और साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, देवनाम प्रिय। 2 नाम से इनको जाना जाता है, अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय, जो कि इनका पुराणों में जिक्र मिलता है। अशोक के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हमने बताया था मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय बोला जाता है। अशोक को अशोक मौर्य किस अभिलेख में कहा गया? तो अशोक मौर्य जहाँ इनका नाम मिला वो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, ठीक है। तो अशोक के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय बोला जाता है। अशोक को अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में बोला गया। और अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 3, मतलब 3 भागों में बांटा गया है, संख्या नहीं है, 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहा लेख, ठीक है। तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख, ये 3 जो तरह के इन्होंने अभिलेख लिखे, जो अभिलेख टोटल इनके लिखे गए हैं उनको इन 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। तो बात करते हैं शिलालेख के बारे में। तो देखिए अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। कितनी संख्या है? 14। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेख कितने हैं? अशोक के कितने शिलालेख हैं या अशोक के द्वारा बनाए गए कितने शिलालेख हैं? तो शिलालेखों की संख्या है 14। इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी पादरेटी फैनथेलर। पादरेटी फैनथेलर ने इनकी खोज 1750 ईस्वी में की थी। यानी कि जो अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए थे उनकी संख्या 14 थी और इनकी खोज 1750 में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने की
पढ़ने में सहायता किसने की? अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सहायता किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ने में सहायता की। और ये कब पढ़े गए? 1837 में। देखो, खोजे तो गए थे 1750 में, पर उस टाइम पर ये पढ़े नहीं गए थे। ठीक है, खोजे गए थे 1750 में, लेकिन उस टाइम पर ये पढ़े नहीं गए थे। पढ़ने का काम किन्होंने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब? 1837 ईस्वी में। अब देखिए आगे चलते हैं। शिलालेखों की संख्या हमने बता दी थी, कितनी है? 14। तो इन 14 शिलालेखों में क्या है और क्या क्या बताया गया है उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला शिलालेख हमें बताता है कि पशु बलि जो है वो गलत है। मतलब पशु बलि की उसमें निंदा की गई है। जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसको उसमें मना किया गया है। मतलब पशु हत्या पर रोक लगाना। ये था पहला शिलालेख अशोक के द्वारा। दूसरा शिलालेख है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख। मतलब क्या है कि अगर मनुष्य भी घायल होता है तो उसकी भी चिकित्सा हो, लेकिन अगर पशु भी घायल होता है तो उसकी भी चिकित्सा उसी तरीके से हो जैसे कि हम इंसानों की करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दोनों की समान तरीके से सेवा की जाए। जो भी घायल होता है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो कोई पशु हो, ठीक है, चाहे इंसान हो या पशु हो, कोई भी हो, उनके समान तरीके से देखभाल करनी चाहिए। ये उसमें से जो दूसरा शिलालेख था उसमें लिखा गया था। तीसरा शिलालेख में लिखा गया है कि राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई राजा बन गया किसी भी क्षेत्र का और वो जो है आगे टाइम में उन राज्यों को देखे ही ना जहाँ से वो जीत करके आया है। ठीक है, जैसे कि आजकल के जो हैं हो जाते हैं, जैसे आजकल के नेता लोग हो गए, पहले वोट मांगने तो जाते हैं लेकिन बाद में जा करके देखते भी नहीं है। तो इस तरीके से पहले भी था कि राजा बन जाते थे लेकिन बाद में उन गांव में जा करके देखते भी नहीं थे कि लोग मरते हैं या जीते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी राजकीय अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया तीसरे शिलालेख में कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाना होगा। और इसके साथ ही कुछ धार्मिक नियम का उल्लेख भी तीसरे अभिलेख में मिल जाता है। चौथा अभिलेख की बात करें तो धम्म घोष की घोषणा है, यानी कि जो बौद्ध धर्म का एक माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे धम्म बोलते हैं। तो ये जो है उसकी घोषणा उसमें की गई थी। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। मतलब अलग अलग धर्म के लिए जो महामात्र थे उनको नियुक्ति कैसे देनी है उसके बारे में लिखा गया है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा मतलब क्या है कि अपने आप पर नियंत्रण करने की शिक्षा उसमें दी गई है। सातवां अभिलेख और आठवां अभिलेख ये बताता है कि तीर्थ यात्राएं जो उन्होंने की हैं उनका उल्लेख वो करता है। नौवां शिलालेख बताता है कि सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख, यानी कि जो सच्चा शिष्टाचार है, यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षा कैसे दें। तो सच्चा शिष्टाचार क्या होता है उसके बारे में उल्लेख है। 10वां शिलालेख ये बताता है कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित की सोच रखें। मतलब अपने अपने बारे में ना सोचें कि प्रजा कैसे सुखी रहे, उसके बारे में राजा और उच्च अधिकारी उनको सोच रखनी है कि प्रजा दुखी ना हो। और 11वां जो शिलालेख है वो ये बताता है धम्म की व्याख्या, यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसकी व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख ये बताता है कि स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति हो। यहाँ पर पुरुष ही नहीं, स्त्रियों की भी नियुक्ति हो। मतलब अशोक ने सबको समान अधिकार दिए थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था पहले कि पुरुष को ज़्यादा अधिकार थे, स्त्रियों को कम थे, लेकिन यहाँ पर सबको समान अधिकार दिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको समान अधिकार दिए। मतलब किसी को भी उसने जो है नीचा नहीं देखा। 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग का युद्ध का वर्णन करता है और अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। 14वां अभिलेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है, यानी कि धार्मिक जीवन कैसे जिए उसका ये उल्लेख करता है। तो ये थे अशोक के शिलालेख। अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। देखिए, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। जैसे शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14, और ऐसे ही स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। तो पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है कि पहले ये कौशाम्बी में स्थित था। जो प्रथम स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख वो कौशाम्बी में स्थित था,
लेकिन बाद में इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद लाया गया और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। तो इसीलिए प्रयाग स्तंभ लेख इसको बोला जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित था और मेरठ के बाद फिरोज तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। ठीक है, पहले कहाँ पर था ये, मेरठ में, और उसके बाद फिरोज तुगलक ने इसको दिल्ली मंगा लिया था। जो रामपुरवा स्तंभ लेख है वो चंपारण, यानी चंपारण कहाँ पर पड़ता है, चंपारण बिहार में पड़ता है, तो ये बिहार में है। लेकिन इसकी खोज आपको याद रखनी है कि इसकी खोज 1872 ईस्वी में हुई थी। कार्लायल ने इसकी खोज की थी। नाम याद रखिए, कार्लायल। कार्लायल ने 1872 में जो चंपारण पड़ता है बिहार में, वहाँ पर रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज की थी। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले मेरठ में, फिर फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख जो है चंपारण में है, बिहार में। तो चंपारण बिहार में दो स्तंभ लेख हैं। कौन कौन से, एक तो रामपुरवा स्तंभ लेख और दूसरा लोरिया अरेराज स्तंभ लेख। ये दो स्तंभ लेख हैं जो चंपारण बिहार में पड़ते हैं, इनको आप याद रखिएगा। छठा है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में। तो इस पर मोर का चित्र मिलता है। ये चंपारण बिहार में तो पड़ता है, बट इसकी एक और विशेषता है कि इस पर मोर का चित्र मिला। ठीक है, इस पर किसका, मोर का चित्र मिला था। अब देखिए कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है, कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, यानी कि कौशाम्बी अभिलेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख, उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है, या रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है। तो कौशाम्बी का जो अभिलेख था उसको रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीदेई स्तंभ लेख। रुम्मीदेई स्तंभ लेख ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा अभिलेख है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख का नाम बताइए, रुम्मीदेई स्तंभ लेख। अशोक का 7वां स्तंभ लेख, यानी कि ऐसा अब अशोक का कौन से नंबर का स्तंभ लेख है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है अशोक का 7वां स्तंभ लेख। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के समय होने वाली जांच को क्या कहते थे, तो जब नियुक्ति होती थी मुख्यमंत्री और पुरोहित की, तो उस समय पर जो भी जांच होती थी तो उसको उपधा परीक्षण कहते थे। क्या बोलते थे, उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, मतलब क्या है कि अगर जो राजा है वो वहाँ पर सभा कर रहा है तो वो क्या करता था, जो भी उनके मंत्री होते थे उनसे सलाह लेता था, मतलब ये सही है या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए उनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो 12, 16 या फिर 20 तक संख्या होती थी। या तो 12 होते थे, 16 होते थे और 20 भी होते थे। तो 12, 16, 20 ये आंकड़े आप याद रखेंगे। महामात्र की संख्या कितनी होती थी, तो महामात्र की संख्या थी 18। कितनी होती थी, 18 होती थी। अब देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी। अशोक का जब शासनकाल था तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखिए 5। कुल 5 प्रांत थे और इनको क्या कहते थे, तो प्रांत को वो चक्र कहते थे। ठीक है, यानी कि 5 प्रांत थे तो 5 प्रांत को वो चक्र बोलते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। तो जो जो प्रांतों के प्रशासक होते थे, मतलब जैसे 5 प्रांत हैं, ठीक है, एक प्रांत का जो भी प्रशासक है मतलब उस प्रांत की जिम्मेदारी उस पर होगी, तो उसको क्या बोलते थे, उसको राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र या फिर बोलते थे कुमार। ठीक है, तो इन तीनों नामों से उनको जाना जाता था। प्रांतों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी कि प्रांतों में ग्राम होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो जिला होता है उसमें गांव होते हैं, शहर होते हैं, तो इस तरीके से जो प्रांत होते थे उनमें ग्राम होते थे, मतलब गांव। ठीक है, जिनका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जैसे अब जब गांव का मुखिया जो प्रधान होता है, तो इसी तरीके से वहाँ पर ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब देखिए बात करते हैं जस्टिन के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसमें लगभग 50,000 अश्वारोही, मतलब 50,000 घुड़सवार सैनिक थे और 9,000 उसमें हाथी थे और 8,000 रथ थे। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी सेना
चंद्रगुप्त मौर्य की थी। और ये किसने बताया? ये कथन है जस्टिन का। तो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी बड़ी थी? तो जिसमें 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। तो ऐसा जस्टिन के अनुसार माना गया है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था, मतलब सेना को किस तरीके से युद्ध नीति के अनुसार चलना है, वो कौन रहता था? उसको कहते थे नायक। कौन था? नायक। याद रखिएगा। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। मतलब सैन्य विभाग में जितने भी अधिकारी होते थे, या चाहे वो नायक हो, ठीक है, या फिर जो नायक से बड़ा है अधिकारी वो हो, लेकिन उसको कौन कंट्रोल करता था? पूरी सेना के विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। यानी कि पूरी सेना की जिम्मेदारी सेनापति के ऊपर होती थी। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प नामक अमात्य से जाना जाता था। यानी कि अमात्य चलाते थे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर की जो प्रक्रिया चलती थी, जितने भी गुप्तचर होते थे वो किसको संदेश देते थे? जो वहाँ के अमात्य होते थे, तो उसको संदेश देते थे। और अमात्य जो है किसको संदेश देता था? वो जाकर के राजा को सचेत कर देता था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के गुप्तचर को क्या कहा जाता है? मतलब जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें जो गुप्तचर हैं उनको क्या कहा गया? तो उनको गूढ़ पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री जो थे उनके दरबार में वो चाणक्य थे। चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चाणक्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का पूरा वर्णन मिल जाता है। तो उसमें गुप्तचर को क्या कहा गया? तो उसमें गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता था उसे क्या कहते थे? तो जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर गुप्त सूचनाएं देता था तो उसको संस्था कहते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? तो अशोक के शासनकाल में जो जनपदीय न्यायालय होती थी उसका जो न्यायाधीश होता था उसको राजुक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजुक बोला जाता था। और उस समय सरकारी भूमि को हम सीता भूमि कहते थे। याद रखिएगा, उस समय पर सीता भूमि किसको कहा जाता था? तो जो सरकारी भूमि होती थी, जो राज्य की भूमि होती थी, उसको सीता भूमि बोला जाता था। और एक स्थान पर जो रहकर गुप्त जानकारियों को देते थे उनको हम संस्था बोलते थे। और जगह जगह यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए अपना कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको हम संचार बोलते थे। क्या बोलते थे? संचार। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? यानी कि जिस भूमि में अच्छी खेती हो लेकिन वहां पर वर्षा भी नहीं होती तो उसे हम अदेव मात्रक कहते थे। क्या बोलते थे? अदेव मात्रक। बात करते हैं आगे, तो मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो ऐसे 7 वर्ग थे जो भारतीय साम्राज्य को यानी कि भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने विभाजित किया। पहला था दार्शनिक के रूप में, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां था सभासद। इन 7 वर्गों में विभाजित किया भारतीय समाज को मेगास्थनीज के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेगास्थनीज तक हम यहाँ पर पहुँचे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल इसको देखें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का खात्मा कैसे किया, मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था, चाणक्य कौन थे, मौर्य साम्राज्य के मार्ग कौन कौन से, मौर्य साम्राज्य क्या था, प्रतिसत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था, सुदर्शन झील के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के बारे में आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी राय दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जानकारी देखेंगे लेक्चर नंबर 12 में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।